बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उदयपुर के राणा के सालार मोहनदास और ग्वालियर के राजा मानसिंह के सालार मिलक देव को जब खबर हुई कि उनका मुकाबला करने के लिए बहलोल लोधी का एक लश्कर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो ये खबर आने के बाद उन्होंने बहलोल लोधी के इलाकों में तुर्कोताज और हमले तो बंद कर दिए थे और एक जगह उन्होंने अपने लश्कर को इस्तेवार कर लिया था। दूसरी तरफ उमर खान और उसके साथियों को भी उनके मुखबिर मिलक देव और मोहनदास के लश्कर के महल्ले वकू से आगाह कर चुके थे, लिहाजा वो भी बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े और मिलक देव और मोहनदास के लश्कर के सामने जाकर उन्होंने पड़ाव किया था। उनकी आमद के साथ ही मिलक देव और मोहनदास ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर में तबल बजाने का हुक्म दे दिया था। दूसरी तरफ उमर खान भी अपने लश्कर को इस्तेवार करने लगा था। चूंकि मिलक देव और मोहनदास ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया था, मोहनदास के तहत अपना लश्कर था, मिलक देव अपने लश्कर की कमानदारी कर रहा था। उमर खान ने भी अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्से की कमानदारी अपने पास रखी, हस्बे साबिक अली खान को अपने साथ मिलाया, दूसरे लश्कर की कमानदारी बहावलदीन के सपुर्द की और उसकी मदद के लिए मुबारिस खान को उसके साथ रखा। जब दोनों लश्कर अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके तब हमलावर होने की इब्तिदा मिलक राम और मोहनदास की तरफ से हुई। चुनाचे उन दोनों ने अपने लश्कर को गरूर और नफरत भरे तकब्बुर और पिंतार, फस्को फजूर भरे रश्क व हसद, दावतों और रकाबतों भरी हैवानी ख्वाहिशों की तरह आगे बढ़ाया। उसके बाद वो उमर खान और बहावलदीन के लश्कर पर अजियतों के समंदर से उठते अजाबों के सिलसिलों, अंधे जबर की इलामत बनती मायूसी में लिपटी मर्गे जुल्मत, बहरे सितम खड़ी करती खोलती तहजीब व सकाफत के शोलों और जबरो खून रेजी की सलीबे नस्ब करती मर्ग के तहवारों की होलनाक तबाही की तरह हमलावर हो गए थे। दूसरी समत दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले उमर खान ने अपने काम की इब्तिदा की। चुनाचे उसने सहरा की तपती रेत, जमीन के जर्रे जर्रे, दरियाओं के कतरे कतरे, निगाहों की वुस्सतों और जहन की कुशादगियों में खौफ भरती बर्क की कड़क, खतरात भरे जर्रों की धमक पैदा करते कुलज़मों बिखरते जोर की तरह आगे बढ़ाया। उसके बाद वो भी मिलक देव और मोहनदास के लश्कर पर हल्का फंदा, जबान का कांटा बनते कज़ा के सारबानों, इस्लामी अहया की लहरों में रोशनियों के सफीरों, किरणों के नकीबों के हम रकाब हो जाने वाले, अजर के कारवानों के सलारों और नाआशना लम्हों तक को अपनी गिरफ्त में करके हर शय को खदोखाल और आजाद तक मदकूक कर देने वाले मौसम सरमा के कहर आलूद झकड़ों की तरह हमलावर हो गया था। उमर खान के साथ ही बहावलदीन और मुबारिस खान ने भी अपने काम की इब्तिदा की थी। अपने हिस्से के लश्कर के साथ वो दश्ते वैरान में बदी की तारीकियों को रेत पर लिखी तहरीरों की तरह मिटाते हवाओं के तेज खोलते सफर, आफाक के असरार में ख्वाबों को अधूरा, ताबीरों को बांझ मुंजमद करते फूकुल आदत कहरमानी के मदो जजर की तरह आगे बढ़े। उसके बाद वो भी मिलक देव और मोहनदास के लश्कर पर बाजू शल करते सर्दी के बर्फानी तूफानों, कल्बो जिगर की तहों में पस्तियां और रसवाइयां बनते मौजों के शोर और बर्क की कड़क, बड़े बड़े सरफरोशों की सरफरोशी और रूहों की शादाबी को पाबंदे सलासिल करती किला शिकन कहरमानियत और शब की खामोश फिजाओं में आजाओ जवारे को हिस्से महरूम करती तंगो तारीख अजियतों की तरह हमलावर हो गए थे। उमर खान, बहावलदीन, अली खान और मुबारिस खान के हमलों में सरफरोशी के किस्से दोहराते, जान निसारी के बाब खोलते मुजाहिदों जैसी सरफरोशी थी। बड़ी तेजी से उन्होंने मिलक देव और मोहनदास के लश्कर में अपनी कामयाबियों को खाक, अपनी सरफराजियों की राख उड़ाना शुरू कर दी थी। मिलक देव और मोहनदास ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि उमर खान और बहावलदीन के हमलों को नाकाम करके उन्हें पसपा करें, लेकिन उल्टा उन पर छाते हुए उमर खान और बहावलदीन ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था और उस कत्लेआम के नतीजे में मिलक देव और मोहनदास के लश्करियों की हालत बड़ी तेजी से शाम गम की धुआं धुआं फिजाओं में दिमक लगे दरोबाम, अबर का साया तलाश करते पैदाइशी प्यासे परिंदों, शजर की गोद में खिजा रसीदा पत्तों, अपने कपड़े चीथड़े करके बहन करते जनूनियों, नाउमीदियों और महरूमियों के इम्तिजाज, डोलते सूरज की उदास धुंधलकों और दश्ते वैरान में सिसकते दुख के नोहों से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि मिलक देव और मोहनदास दोनों को उमर खान और बहावलदीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो भाग खड़े हुए। उमर खान ने अली खान और मुबारिस खान दोनों को दुश्मन के पड़ाव पर कब्जा करने का हुक्म देकर उन्हें पीछे छोड़ा, जबकि बहावलदीन के साथ उसने मिलक देव और मोहनदास का ताकुब शुरू कर दिया था। ये ताकुब कई मील तक जारी रहा। इस ताकुब के दौरान भी उमर खान और बहावलदीन ने दुश्मन के लश्कर की तादाद काफी हद तक कम कर दी थी। उसके बाद उमर खान और बहावलदीन उस जगह लौटे जहां जंग हुई थी। उस वक्त तक अली खान और मुबारिस खान दोनों ने दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था।
मिलक देव और मोहनदास की बदकिस्मती के मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होते हुए उन्होंने जिस कदर मालो मेता इकट्ठा किया था वो सब उनके पड़ाव में मौजूद था और अब उनके पड़ाव पर उमर खान और बहावलदीन का कब्जा हो गया था। उमर खान ने अपने लश्कर के साथ वहीं कयाम कर लिया था। वहां कयाम के दौरान उसने अपने लश्करियों और सालारों के साथ इर्द गिर्द के इलाकों का दौरा किया और मिलक देव और मोहनदास के हमलावर होने की वजह से जिन लोगों का माली नुकसान हुआ था वो उसने पूरा कर दिया। उसके बाद उसने एक नए काम की इब्तिदा की। उसने बारी बारी उदयपुर के राणा और ग्वालियर के राजा मानसिंह के इलाकों पर हमलावर होकर जरूरियात का सामान जमा करना शुरू कर दिया था और वो सामान भी उसने मिलक देव और मोहनदास के हाथों मुतासिर होने वाले लोगों में तकसीम करते हुए उनकी मजीद दिलजोई का सामान करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त ग्वालियर और उदयपुर के लश्कर सुल्तान बहलोल लोदी के इलाकों पर हमलावर हुए थे उसी वक्त जौनपुर का हाकिम हुसैन शर्की भी हरकत में आया। उसे जब खबर हुई कि ग्वालियर के सिपह सलार मिलक देव और उदयपुर के सिपह सलार मोहनदास दोनों ने एक मुत्तहिदा लश्कर के साथ बहलोल लोदी के इलाकों में तुर्को-ताज और तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तब वो भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जौनपुर से निकला। इस बार हुसैन शर्की के इरादे बहुत खतरनाक थे। उसने अपने दिल में यह ठान रखी थी कि बहलोल लोदी के लश्कर का बड़ा हिस्सा इन दिनों चूंकि मिलक देव और मोहनदास के साथ बरसरे पैकार होगा, बहलोल लोदी के पास दिफा तक महदूद रहने वाला लश्कर का एक हिस्सा होगा जिसे वो कुचलता मसलता दिल्ली की फसील की दीवारों तक जा पहुंचेगा और शहर का मुहासरा कर लेगा। इससे पहले बहलोल लोदी की हुक्मरानी के शुरू के दौर में चूंकि हुसैन शर्की के बड़े भाई महमूद शर्की ने भी एक बार दिल्ली शहर का मुहासरा किया था, लिहाजा हुसैन शर्की भी अपने बड़े भाई की पैरवी करते हुए एक बार दिल्ली शहर का मुहासरा करके सुल्तान बहलोल लोदी को अपने सामने जेर और सर निगूं करने के दर पे हो गया था। उधर सुल्तान बहलोल लोदी को उसके मुखबिर हालात से पूरी तरह आगाह किए हुए थे। पहले सुल्तान बहलोल लोदी ने यह इरादा किया था कि जब उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान एक लश्कर के साथ ग्वालियर और उदयपुर के लश्कर के साथ मसरूफ कार हो जाएंगे और उन हालात में अगर जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की ने हमलावर होते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश की तो हुसैन शर्की की राह रोकने के लिए बहलोल लोदी ने फैसला किया था कि वो अपने बेटे बारबक खान और अपने सालार आजम हमायूं को एक लश्कर देकर भेजेगा और हुसैन शर्की की राह रोकेगा। लेकिन जब मुखबिरों ने यह इतला दी कि हुसैन शर्की के पास तो एक बहुत बड़ा लश्कर है और उस लश्कर का मुकाबला बारबक और आजम हमायूं नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि लश्कर के अंदर अनगिनत जंग के लिए सदाए हुए हाथी भी हैं जो सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर में अफरा तफरी और हैजान का आलम बर्पा करके हुसैन शर्की की कामयाबी और फतहमंदी का बाइस भी बन सकते हैं। उन हालात में बहलोल लोदी ने फौरन अपनी जंगी मंसूबाबंदी में तब्दीली कर दी। बारबक खान और आजम हमायूं दोनों को उसने दिल्ली में रोक दिया। एक खासा बड़ा लश्कर उसने तैयार किया। उस लश्कर को लेकर वो दिल्ली से निकला। अपने सालारों में से उसने कुरमली खान और कुतुब खान दोनों को अपने साथ रखा था। दिल्ली से रवाना होते वक्त तेज रफ्तार कासिद बहलोल लोदी ने ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों से बरसरे पैकार उमर खान और उसके साथियों की तरफ भी रवाना कर दिए थे और उन्हें नई सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इस तरह सारे इंतजाम करने के बाद बहलोल लोदी अपना लश्कर लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा। वो चाहता था कि हुसैन शर्की उसके लश्कर के साथ अपने इलाकों में दाखिल न होने दे और उसे सरहदों पर ही रोक दे। बहलोल लोदी ने अपनी पेशकदमी इस तेजी और बर्क रफ्तारी से की कि उसने वाकई अपने सरहदी इलाकों में हुसैन शर्की को जा रोका। इस तरह दोनों लश्करियों ने एक दूसरे के सामने पड़ाव कर लिया था। दूसरी तरफ उमर खान, बहावलदीन, अली खान और मुबारिस खान चारों ग्वालियर और उदयपुर के लश्कर से निमट चुके थे। उन्हें शिकस्त देकर और उनकी तादाद काफी हद तक कम करके उन्हें भागने पर मजबूर कर चुके थे और अब उन्होंने दुश्मन के इलाकों के अंदर ही अंदर तुर्को-ताज और यलगार करते हुए सामान समेटना शुरू किया था और उस सामान को उन्होंने उन इलाकों के लोगों में तकसीम करने का काम शुरू कर दिया था जिन पर हमलावर होकर मिलक देव और मोहनदास दोनों ने नुकसान पहुंचाया था। उन हालात में एक रोज उमर खान और उसके साथी सालार सरहदी इलाकों के लोगों में कुछ सामान तकसीम करने के बाद जब वापस अपने पड़ाव में आए तो उन्हें इतला दी गई कि उनकी गैर मौजूदगी में सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ से कुछ कासिद आए हैं। चुनाचे उमर खान और उसके साथी परेशान हुए, फौरन आने वाले कासिदों से मिले और जब उमर खान ने उन्हें मुखातिब करते हुए उनकी आमद की वजह पूछी तब आने वालों में से एक उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, हम आपके पास एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं सुल्तान ने जिस वक्त आपको ग्वालियर और उदयपुर के मुत्तहिदा लश्कर का मुकाबला करने के लिए रवाना किया था तो ये तय हुआ था कि उन हालात में अगर जौनपुर के हुसैन शर्की ने हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश की तो हुसैन शर्की की राह रोकने के लिए बारबक खान और आजम हमायूं को लश्कर देकर हुसैन शर्की की राह रोकने की मंसूबाबंदी की गई थी। लेकिन मुखबिरों ने सुल्तान को यह खबर दी कि इस बार हुसैन शर्की एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया है और उस लश्कर में अनगिनत जंग के लिए सदाए हुए हाथी भी हैं जिनसे काम लेकर हुसैन शर्की हमारे लश्कर को शिकस्त देने का अज़्म किए हुए हैं। आपके नाम सुल्तान ने हमें कोई पैगाम नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि ये जो नई सूरत हाल सामने आई है इसकी इतला आपको कर दी जाए।
इसलिए कि सुल्तान ने बारबा खान और आजम हवाइयों को दिल्ली ही में रोक दिया है और सुल्तान खुद लश्कर लेकर हुसैन शर्की की राह रोकने के लिए निकल खड़े हुए हैं। इस बार सुल्तान ने अपने साथ कुरमली खान और कुतुब खान को रखा। यहाँ तक कहने के बाद आने वाले दो कासिदों में से जब एक रुका तब उमर खान उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम में से एक अभी इसी वक्त सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ रवाना हो जाए और मेरी तरफ से जाकर सुल्तान को ये पैगाम दे कि मैं ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों से फारिग हो चुका हूँ। सुल्तान को यह भी पैगाम देना कि मैं बहावलदीन अली खान और मुबारिस खान ने उनके इलाकों पर हमलावर होकर बहुत सा सामान समेटते हुए अपने सरहदी इलाकों के उन लोगों में वो सामान तकसीम कर दिया है जिन पर मिलक देव और मोहनदास ने हमलावर होकर नुकसान पहुंचाया था। अब चूंकि मैं दुश्मन से फारिग हो चुका हूं, उन्हें शिकस्त देकर मार भगाने के अलावा उनकी तादाद भी काफी हद तक कम कर चुका हूं। लिहाजा सुल्तान को मेरी तरफ से ये यकीन दिलाना कि बेधड़क और बेबाक होकर हुसैन शर्की से जंग की इब्तिदा करें। सुल्तान से कहना कि उमर खान कहता है कि आप देखेंगे कि मैं और मेरे तीनों साथी बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान बड़े मुनासिब मौके पर हुसैन शर्की पर जरब लगाएंगे। ऐसी जरब लगाएंगे कि हुसैन शर्की अपने लश्कर की अददी फोकियत के अलावा जो वो अपने सदाए हुए हाथियों की कुव्वत पर इतराता फिरता है, उसका ये सारा फख्र और घमंड हम मैदान जंग ही में धोकर रख देंगे। उमर खान के इस जवाब से दोनों कासिद मुतमईन हो गए थे। चुनाचे उमर खान की तजवीज के मुताबिक एक कासिद वापिस सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ चला गया था, दूसरे को उमर खान ने अपने पास रोक लिया था और थोड़ी देर बाद उसी कासिद की रहनुमाई में उमर खान, बहावलदीन अली खान और मुबारिस खान अपने लश्कर को लेकर उस समत कूच कर गए थे जहां सुल्तान बहलोल लोदी ने हुसैन शर्की के लश्कर के सामने जंग की इब्तिदा करने के लिए पड़ाव किया था। जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की के हौसले और वलवले इस बिना पर बढ़े हुए थे कि वो ये समझ रहा था कि बहलोल लोदी के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों के साथ उलझा हुआ है, लिहाजा बाकी लश्कर के साथ बहलोल लोदी उसकी जरब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और शिकस्त उठाकर उसके सामने से भागेगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती के उसके मुखबिरों ने अभी तक उसे ये इतला ना की थी कि उमर खान और उसके साथियों ने ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद मार भगाया है और अब वो किसी भी लम्हे हुसैन शर्की पर जरब लगाने के लिए नमूदार हो सकते हैं। चुनाचे अपनी उसी नादानी की कैफियत में जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की ने सुल्तान बहलोल लोदी पर हमलावर होने में पहल करने का तहिया कर लिया। लिहाजा एक रोज सुबह ही सुबह अपने लश्कर के अंदर उसने जंग की शुरुआत करने के लिए तबल बजवाने शुरू किए। उसके बाद उसने अपने लश्कर को रात के दुख को फैलाती वक्त की तैरगी की अंदोहना की, रूह के लिए कज़ा का लम्हा बनकर मौत की कमंद फेंकते खौफ भरी शिकनों के नक्शो निगार और खूनी वारदातों की तमकनत की तरह आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान बहलोल लोदी पर सऊद के हबूत, मुसरत के तरानों को रूह के नोह, सुबह के शबाब को गहरी घनी तारीकियों में ढलती रुतों की रौनकों को नामवाफिक हालात में तब्दील करते आतिशो बर के संगम और कहरमानियत की सनसनी खेजियों की तरह हमलावर हो गया था। हुसैन शर्की के हमलावर होने से सुल्तान बहलोल लोदी और कुरमली खान ने भी कज़ा के सारबानों और अजल के रहनुमाओं की तरह अपने काम की इब्तिदा की थी। उन्होंने भी सोज की मस्ती, रफ्तार की लज्जत, रोशनी के बेरोक काफिलों, उजालों के बगोलों, वीरान गुजरगाहों पर तहव्वुर के खूनी काफिलों और मायूस कुन माहौल में बेपाया खरूज की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी हुसैन शर्की के लश्कर पर अथाह खामोशियों में हर शय को अपने पांव तले कुचलते रूह के निहा खानों के तूफानों, बसारतों की झील में टूटे माजी के तारीख खंडर खड़े करते, सरकते सरसराते बरहम गैज़ो गज़ब पेहम गहरी घटाओं की तरह शिकस्त की गुबार उड़ाते, दर्दो फरकत के पैबंद लगाते कांटों के खूनी हिसार की तरह हमलावर हो गए थे। जिस वक्त सुल्तान बहलोल लोदी और हुसैन शर्की बुरी तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे, उसे थोड़ी ही देर बाद अचानक एक तरफ से समंदर के शोर सी वहशतनाकी वजूदो इस्तबदाद से भरपूर आवाजों और पुर अजाब सदाओं में तकबीरें सुनाई थी। फिर देखते ही देखते एक तरफ से उमर खान एक लश्कर के साथ नमूदार हुआ और जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की के लश्कर के एक पहलू पर वो सहरा की रात की गहरी खामोशियों में जीस्त को महदूदियत के रंगों में समेटते अचानक उभरते शाम के मातमी सायों, वेरान राहों की संगीनियों में मर के तवील सिलसिले खड़े करते खोलते गरम तुंद लावों, खेतों की मट्टी के जर्रे जर्रे खलियानों के ढेर के तिनके तिनके को उड़ा देने वाली कज़ा की अनगिनत परतों, खला की लामहदूद मुसाफतों में खौफो हलाकत भरे उदास मौसम बर्बाद करते अजाबों और रेजा रेजा जर्रा जर्रा कर देने वाले मौत के तोके गिरा की तरह हमलावर हो गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उमर खान के पीछे ही पीछे एक और लश्कर उसी तरह तकबीरें बुलंद करता हुआ नमूदार हुआ। उस लश्कर की कमानदारी बहावलदीन कर रहा था और वो लश्कर कावा सा काटता हुआ हुसैन शर्की के लश्कर के दूसरे पहलू पर जिस्मो जान की सीढ़ियां गिराते तिलिस्म, वहमो गुमान की मंजिलें खड़ी करके अजल की तख्तियां लिखते पुरशोर बगोलों, आंधियों की सलवटें निकालती गमनाक शाम की तल्ख यादों
कुएं मलामत की बंद गलियों में सिसकती, बैन करती, रूठी आवाजों और खोलती होलनाक खूनी वारदातों की तरह हमलावर हो गया था। अब हुसैन शर्की के लिए एक तरह से तेहरा अजाब खड़ा हो गया था। थोड़ी देर पहले वो बड़ा खुश था कि वो बहलोल लोदी पर भरपूर जरबे लगाएगा और उसे भाग जाने पर मजबूर कर देगा, लेकिन अब मामलात उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो गए थे। सामने की तरफ बहलोल और कुरमली खान तेज हमले करते हुए हुसैन शर्की के लश्करियों की तादाद कम करने लगे थे, और अब मजीद ये कि उसके लश्कर के एक पहलू पर उमर खान और अली खान, दूसरे पहलू पर बहावलदीन और मुबारिस खान अपने अपने लश्करों के साथ हमलावर हो गए थे। इस तहरे अजाब को हुसैन शर्की ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और बहुत जल्द उसके लश्कर की हालत बेहरारत और बेहलावत सदाओं, डूबते शहरों, टूटते ख्वाबों, गुमशुदा जमीनों, मुनक़ते ज़बानों, फूलों को तरसती टहनियों, बंजर जमीनों में मायूसी की लहरों और तहफ़्फ़ुज़ व सलामती से आरी खेमा गाहों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि उस टकराव में हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त हुई, भाग खड़ा हुआ। चुनाचे सुल्तान बहलोल लोदी ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा करके सितम कशों के सरखेल, खून के सौदागरों, कहर के खोलते रक्स, खून के अश्क फैलाते, बेमंदमिल जख्म देते, जड़ों में जहर डालते, शाखों को बेसमर करते, तबाही के लहू रंग तूफानों की तरह ताकुब शुरू कर दिया था। मौरखीन लिखते हैं कि हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त देने के बाद जब बहलोल लोदी ने ताकुब शुरू किया तो ये ताकुब हुसैन शर्की के मरकजी शहर जौनपुर तक जारी रहा। पहले हुसैन शर्की का इरादा था कि उसे चूंकि शिकस्त हुई है लिहाजा वो भागकर जौनपुर शहर में महसूर हो जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे पीछे बहलोल लोदी भी अपने पूरे लश्कर के साथ ताकुब करता चला आ रहा है, तब वो जौनपुर शहर में दाखिल नहीं हुआ। वो जानता था कि उसके पीछे पीछे बहलोल लोदी भी जौनपुर शहर में दाखिल हो जाएगा और इस तरह बहलोल लोदी जौनपुर शहर के अंदर उसे और उसके लश्करियों को महसूर करके उनका खात्मा कर देगा। लिहाजा वो अपनी सलामती की खातिर एक समत को भाग खड़ा हुआ। हालात अब बहलोल लोदी के लिए साजगार थे। चुनाचे एक फातेह की हैसियत से वो जौनपुर शहर में दाखिल हुआ। जौनपुर शहर पर उसने कब्जा कर लिया। चंद रोज वहां कयाम करके उसने वहां के हालात को अपनी तर्ज पर ढाला। अपने पीछे जो लश्कर का वो हिस्सा छोड़ कर आया था, लश्कर का वो हिस्सा भी हुसैन शर्की के पड़ाव की हर चीज को समेटता हुआ जौनपुर पहुंच गया था। चूंकि बहलोल लोदी के हाथ काफी माले गनीमत लगा था, लिहाजा उसने माले गनीमत का एक बड़ा हिस्सा अपने लश्करियों में तकसीम कर दिया था। यूं वो जौनपुर के हालात दुरुस्त करने में मसरूफ हो गया था। साथ ही उसने तेज रफ्तार कासिद दहली की तरफ रवाना किए। अपने बेटों के अलावा अपने पोतों को भी उसने बुला भेजा। साथ ही कुछ उमरा को भी उसने जौनपुर तलब कर लिया था। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को फतह करने के बाद वहां चंद रोज कयाम किया। जौनपुर के हालात उसने दुरुस्त किए। उसके बाद जौनपुर का हाकिम बहलोल लोदी ने अपने बेटे को मुकर्रर किया और मुल्हिका इलाके जिसको कालपी कहते थे वहां का हाकिम उसने अपने पोते आजम हमायूं को मुकर्रर किया। साथ ही जौनपुर में कयाम करते हुए उसने अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर लाना शुरू कर दिया था। दरअसल जौनपुर में कयाम के दौरान अपने सारे सालारों और उमरा से मशवरा करने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी ने यह फैसला किया था कि वो जौनपुर से ही निकलकर ग्वालियर का रुख करेगा और ग्वालियर के राजा मानसिंह पर जरब लगाएगा, इसलिए कि मानसिंह और उदयपुर के राणा की वजह से हालात बार बार खराब होते थे और यही दो कुव्वतें हुसैन शर्की को सुल्तान बहलोल लोदी के सामने ला खड़ा करती थी।